हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में महमूद गजनवी के आक्रांताओं के सफ़र के बारे में देखा और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के संग्राम एवं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की मोहब्बत की तरतीब कहानियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना कि किस तरह से ये मोहम्मद गोरी तुर्की आक्रांता ने भारत में तुर्की सत्ता को स्थापित कर दिया। ये प्रणितियाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है और यहाँ से शुरू होता है मित्र दिल्ली सल्तनत का इतिहास। दिल्ली सल्तनत का इतिहास और ये इतिहास का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वह शुरू होता है 1206 से लेकर के 1526 तक। यानी एक शब्द में अगर कहना चाहें आप तो कह सकते हैं मेरे मित्र कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु से लेकर के पानीपत के पहले युद्ध तक के समय को हम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं। इस दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कितने वंशों ने शासन किया है? 5 वंशों ने शासन किया 320 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक शासन किया है। 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंशों ने शासन किया है 320 वर्षों तक। इन 5 वंशों में मेरे मित्र पहला वंश जो आता है उसका नाम है गुलाम वंश। ये नाम थोड़ा सा कहने में अटपटा भी लगता है पर सुनने में हो सकता है अच्छा लग रहा हो, क्योंकि गुलाम को शासक के रूप में बर्दाश्त करना ये बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगता है। दूसरा वंश जो आता है उसका नाम है खिलजी वंश। पहला गुलाम वंश और दूसरा आपका है खिलजी वंश। तीसरा मेरे मित्र है तुगलक वंश। तीसरा वंश जो है उसका नाम है तुगलक वंश। चौथा वंश आपका है सैयद वंश और 5वां वंश है आपका लोदी वंश। लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत की यही 5 वंश हैं जो 1206 से लेकर 1526 तक यानी कि 320 वर्षों का सफ़र तय किया है इन 5 वंशों ने मिलकर के। जिसमें अगर हम लोग बात करें मेरे मित्र तो गुलाम वंश का सफ़र शुरू होता है 1206 से लेकर के 1290 तक। खिलजी वंश का सफ़र शुरू होता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक और तुगलक वंश का शासन क्रम है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासन क्रम जो शुरू होता है ये 1414 से लेके 1451 तक। कुछ किताबों में 1450 भी लिखा गया है पर आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, एनसीईआरटी में यही डाटा है। और लोदी वंश का शासन क्रम शुरू होता है 1451 से लेकर के 1451 से लेके पानीपत के प्रथम युद्ध तक 1526 में। दिल्ली सल्तनत का उदय हो रहा है 1206 में और अंत हो जा रहा है 1526 में। यही 5 वंशों की दास्तान और कहानियां जुटी हैं किसमें? दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली के सल्तनत में हम लोग किसका इतिहास पढ़ने जा रहे हैं मेरे मित्रों? तो दिल्ली सल्तनत पर आपको ख्याल होना चाहिए कि भारत में कौन सी सत्ता आ चुकी है? तुर्की मुसलमानों की सत्ता आ चुकी है और इन्हीं के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इन 5 वंशों की आगे चर्चा मैं करूं कि इन 5 वंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इनके आगे व्याख्यान के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें समझने के लिए, तो गुलाम वंश के बारे में अगर बात करें तो मेरे मित्र तो गुलाम वंश ने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 84 वर्षों तक शासन किया है 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। और तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया है। और आपका सैयद वंश लगभग 37 वर्ष का शासन इसका रहा, 37 वर्षों का शासन। और लोदी वंश का लगभग 75 वर्षों का। देखो हम लोग आज़ादी का 75वां जश्न भी मना रहे हैं तो 5वां लोदी वंश, उसके बाद मोदी जी हैं, है ना, चल ही रहा शासन देख रहे हैं। तो 75वां हम लोग आज़ादी का 75वां महोत्सव भी मना रहे हैं और 75 वर्षों तक शासन किया था। वंश स्थापना क्रम में पहला वंश है गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां लोदी है। लेकिन शासन क्रम में अगर मेरे मित्र मैं बात करूं शासन अवधि क्रम में तो सर्वाधिक शासन करने वाला पहला वंश आपका क्या है? तुगलक वंश। 94 वर्षों तक शासन किया है किस वंश ने? तुगलक वंश ने। और सबसे कम शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश कौन है? खिलजी वंश। महज 30 वर्षों का सफर इसने तय किया है। तो नंबर 1 पर सर्वाधिक शासन करने वाला और नंबर 2 पर सर्वाधिक शासन करने वाला आपका गुलाम, नंबर 3 पर शासन के दृष्टिकोण से यहाँ यानी मैं अगर बात करूं शासन के
शासन के दृष्टि से वंशों का क्रम, तो शासन के दृष्टि से वंशों का क्रम अगर हम लोग देखें शासन क्रम के आधार पे, तो सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन? तुगलक वंश। इस क्रम में अगर बात करें तो ऊपर आ जाएगा तुगलक वंश और उसके नीचे दूसरा वंश आ जाएगा आपका गुलाम वंश। कितने वर्ष तक? 84 वर्षों तक शासन किया। तीसरा शासन क्रम पे आ जाएगा आपका लोदी वंश और मेरे मित्र चौथा वंश आएगा सैयद और पांचवा शासन के दृष्टि में सबसे लास्ट पे आ जाएगा आपका कौन सा वंश? खिलजी वंश। तो ये शासन काल के दृष्टिकोण से वंशों का क्रम है जो आपको मैंने बताया कि जहां गुलाम वंश 84 वर्षों तक, तुगलक का 94 का सफर रहा। तो दिल्ली सल्तनत में एक डाटा यहां से बिल्कुल ध्यान में रखना मेरे मित्र, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन करने वाला तुगलक वंश है। ये वही परिणतियां और वही इतिहास का सफर है। ये यहाँ से तुगलकों से आप इतिहास के उन सारे तथ्यों और पहलुओं को जानेंगे कि आधुनिक भारत में आपको जान करके ये हैरत होगी कि हम लोग जैसे कहते हैं ना, बार बार आप कहते हैं हम 21वीं सदी के लोग हैं साहब, हम लोग तो आधुनिक हैं। जी नहीं, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। आप मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, आप एंशिएंट हो रहे हैं। और ये बातें, ये कवायदात, ये कहानियाँ कौन बता सकता है? इतिहास। मॉडर्न तो उसे कहते हैं जिसने कुछ स्वयं किया हो। हम लोगों ने स्वयं कुछ नहीं किया है, हर चीज़ें इतिहास से एक्सेप्ट किया है और वो हर पहलू मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ से शुरुआत किया है। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का ये सफ़र और ये क्रम मैंने आपको दिखाया, एक स्थापना क्रम का दृष्टिकोण और एक शासन क्रम का दृष्टिकोण। इसके आगे मित्र हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास की। तो अगले संदर्भ में इसमें अगर हम लोग बात करें पहले वंश की, तो यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास की, और जिसमें पहला सफ़र शुरू होता है गुलाम वंश का। सफ़र किसका शुरू होता है? गुलाम वंश का। मैंने बात किया था कि मोहम्मद गोरी के 3 योग्य गुलाम जिनमें साम्राज्यों का विभाजन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर मिला, पिछला वीडियो आप देखिएगा, बिल्कुल बात स्पष्ट होगी। और एलदौज को गजनी मिला, कुबाचा को काबुल और मुल्तान सिंध का क्षेत्र मिला। एलदौज जो था ये मोहम्मद गोरी का दामाद हुआ करता था। करीबी रिश्ते में है कौन? एलदौज। एलदौज को गजनी का साम्राज्य, गजनी का प्रांत मिला। फिर भी भारत की जो सत्ता थी वो ऐबक के हाथ में आई, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये प्रतिरोध कहीं न कहीं पनप रहा है किसमें? एलदौज में, कि मैं तो अपने मालिक का करीबी बन चुका हूं, उनका रिश्तेदार हो चुका हूं, उनका दामाद मैं था, तो ये सत्ता किसको मिलनी चाहिए? मुझे। पर ये सत्ता किसे मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहाँ से सफ़र शुरू होता है किस वंश का? गुलाम वंश का। हम लोग नाम जानते हैं गुलाम वंश, मेरे मित्र इसका कुछ दूसरा नाम मिलता है ममलूक वंश। गुलाम वंश या ममलूक वंश, इसके और नाम मिलते हैं। इन्हें आरंभिक तुर्क भी कहा गया है, कुछ किताबों में इसे आरंभिक तुर्क भी नाम दिया गया है मेरे मित्र। और आरंभिक तुर्क ही नहीं, इसे दास वंश भी कहा जाता है। और दास वंश ही नहीं, इसका जिक्र मिलता है कुछ प्रमुख किताबों में कि इसे इलबारी वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? इलबारी वंश भी कहा गया है, इलबारी वंश। इतने नामों से जाना जाता है। कौन सा? गुलाम वंश, ममलूक, आरंभिक तुर्क, दास और इलबारी वंश। मेरे मित्र इसमें मैं आपको बताऊं कि गुलाम इसका सबसे लोकप्रिय नाम है। सबसे लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो वो कौन नाम है? लोकप्रिय नाम है गुलाम, यानी जनता में यही नाम प्रचलित है। जैसे आपका नाम होता है कि गांव में आपका नाम क्या है, तो गांव में जैसे आपका नाम है पुद्दन, गजोधर या झिनकू, लेकिन मार्कशीट का नाम क्या है? हरि बहादुर सिंह, मोहन, अमन। पर गांव का नाम क्या है? तो गांव के लोग तो आपको बिल्कुल उसी नाम से जानेंगे। गांव का नाम पुद्दन है तो कहेंगे, आपके गांव वाले तो कहेंगे, अबे पुद्दनवा कहाँ थे तुम? लेकिन आपके दोस्त जो आपके साथ हैं वो आपका कौन सा नाम जानते हैं? मार्कशीट का नाम। तो कहा जाए ऐसे कि लोकप्रिय नाम, गांव का नाम इसका क्या था? गुलाम। और जैसे आपके मार्कशीट का नाम है ऐसे इसका प्रमाणिक नाम, तो आपका भी प्रमाणिक नाम आपके मार्कशीट का नाम है। और गांव का नाम लोकप्रिय नाम है, ऐसे इसका भी प्रमाणिक जो नाम है वो प्रमाणिक नाम क्या माना जाता है? तो प्रमाणिक नाम है मेरे मित्र ममलूक। और ये बताया किसने था? प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने। इन्हों साहब ने कहा था, प्रोफेसर हबीबुल्लाह साहब ने इसके संदर्भ में दृष्टांत दिया था कि गुलाम नाम सही नहीं पड़ता है क्योंकि गुलामों का शासन जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ममलूक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ममलूक मतलब माँ के गर्भ से जन्मा ऐसा बच्चा जो बिल्कुल गुलाम नहीं था।
तो प्रमाणिक नाम इसका क्या माना जाता है? ममलूक नाम माना जाता है। बाकी इसका नाम आरंभिक तुर्क, दास वंश और इलवारी वंश के भी जिक्र के वर्णन मिलता है। मेरे मित्र, बात किया जाए इस गुलाम वंश को, तो इसको शुरुआत करने वाला जो इसका संस्थापक है उसका नाम ही है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का टाइम मैंने आपको बताया 1206 से लेके 1290 यानी 84 वर्षों का सफर था। और इस गुलाम वंश जिसने कितने वर्षों तक शासन किया है? 84 वर्षों तक शासन किया है। इस 84 वर्षों में कुल 11 शासक हुए हैं। कितने शासक? 11 शासक हुए हैं मेरे मित्र, जिसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। 11 शासकों की एक श्रृंखला अगर देखना चाहें थोड़ा सा तो देखें आप मेरे मित्र। एक तो आया कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आ रहा है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद फिर आ रहा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद फिर आ रहा है उसका भाई बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद फिर आ रहा है नासरुद्दीन महमूद, और नासरुद्दीन महमूद के बाद फिर इधर मैं नाम लिखता हूँ नासरुद्दीन महमूद के बाद आ रहा है गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन के बाद उसका पोता कैकूबाद, और कैकूबाद के बाद फिर आ रहा है क्यूमर्स। ये 11 शासक हैं। पर मेरे मित्र, मेरे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 शासकों के बारे में विशेष जानकारी रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। पर बीच में इनका भी नाम जुड़ा है। बहुत छोटी और बहुत सूक्ष्म कहानियाँ इनके बारे में, इनके कारनामे बिल्कुल भी नहीं रहे। बीच में शासन अवधि इनकी मिलती है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास कहता है समय मिले तो काम करो, अन्यथा इन नालायक बादशाहों की तरह केवल आपका नाम ही गिना जाएगा, कार्य बिल्कुल नहीं रहेगा। तो समय ने जो समय दिया है पता नहीं फिर समय के पास समय हो कि समय आपको समय दे सके। इसलिए समय ने जो समय दिया उस समय पर बिल्कुल काम करो, ताकि समय जब आपको समय दे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपकी तरफ एकदम झुक करके और सलामी लगाती रहे। मेरे मित्र, गुलाम का इतिहास शुरू होता है और ये सफ़र शुरू कर रहा है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे सत्ता मिल रही है 1206 से लेके 1210। बड़े अल्पकाल की सत्ता है। पर ऐबक के अगर जीवन गाथाओं का हम लोग वर्णन करें तो इसे 3 रूपों में हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हम लोग सफ़र शुरू करते हैं किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक के कहानियों के बारे में और इनके कुछ कार्य प्रणीतियों के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आप जैसा कि बिल्कुल जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये सबसे प्रिय गुलाम है किसका? तो सबसे प्रिय गुलाम है यह मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आरंभिक जानकारी मैं बताऊं तो ऐबक को क्या हुआ मेरे मित्र? कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में इसे बेच दिया गया, और जब बचपन में इसे बेचा गया तो इसे एक व्यापारी ने खरीदा। इसे खरीदा किसने? तो खरीदा एक व्यापारी ने, और व्यापारी ने इसे खरीद कर क्या किया? फिर बेच दिया। तो जब इसने व्यापारी ने बेचा तो फिर इसको किसने खरीदा? तो खरीदा इसको किसने? एक काजी साहब ने, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काजी साहब ने खरीद लिया। और काजी साहब ने जब इसे खरीद लिया तो कहते हैं उस समय जो काजी का नाम मिलता है, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी के नाम से मिलता है, उन्होंने इसको खरीदा। और मेरे मित्र मिलता है कि फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काकी जो उस समय क्या हुआ करते थे? काजी हुआ करते थे। इन्होंने इसको खरीद लिया, और खरीदने के बाद कहा जाता है इस समय लोगों को अपने गुलामों को विद्वान बनाने की परंपरा चल रही थी, पढ़ाने लिखाने की परंपराएं चल रही थी। तो काजी साहब ने भी क्या किया कि ऐबक को शिक्षा देना शुरू किया। और ऐबक को जब शिक्षा इन्होंने दिया तो कहते हैं कि ऐबक ने अल्प समय में या कम समय में ही ऐबक क्या हो गया? निपुण हो गया। और निपुण किसमें हुआ? जब इसे तालीम मिली तो ये कुशल धनुर्विद्या में
घुड़सवारी में और इसके अलावा तलवारबाजी में, इन सभी में, यह तलवारबाजी में, ये सभी में निपुण हो गया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। काजी के बेटों ने जलन करने लगे, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से, कि अरे मेरा बाप इसके प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। और कहते हैं कि कुछ समय बाद काजी साहब की मृत्यु हो गई, और काजी साहब की जब मृत्यु हो गई तो क्या किया गया? ऐबक को फिर बेचा गया, और काजी साहब के बेटों ने बेचा। काजी साहब के बेटों ने इसे क्या किया? बेचा। और अब की बार इसे खरीदा किसने? तो इसे खरीदा मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने। और जब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा तो इसे कौन सा पद दिया? इसे आमीर ए आखूर का पद दिया। आमीर ए आखूर, आमीर ए आखूर का पद इसे दिया, जिसे हम लोग कहते हैं शाही अस्सला का प्रधान। यह पद दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी का अपने कारनामों से चंद कुछ ही समयों में मोहम्मद गोरी के आंख का तारा बन बैठा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब मोहम्मद गोरी यहाँ युद्धों की प्रणीतियाँ में शामिल हुआ था, तराइन के दूसरे युद्ध, चंद्रावर के युद्ध, तो उसके साथ में बिल्कुल साथ और बराबर युद्ध में शामिल हुआ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसकी विजय, उसके कारनामे, उसके महारथ और उसकी कुशलता ने मंत्रमुग्ध कर दिया किसको? मोहम्मद गोरी को। इसलिए मोहम्मद गोरी को अपनी सत्ता अपने इस प्रिय गुलाम को सौंपना पड़ा। और इस गुलाम के कारनामे के बारे में बात करें तो इसके आरंभिक समय का कारनामा जो मैंने आपको अभी दिखाया, ऐबक के अगर हम लोग शासन क्रम को कहें तो ऐबक के शासन क्रम को हम लोग 3 दृष्टिकोणों में देखते हैं। शासन क्रम को हम लोग 3 दृष्टिकोणों में देख सकते हैं कि ऐबक ने किस तरह से शासन व्यवस्था करना शुरू किया। अगर हम लोग इसके शासन क्रम के बारे में मित्र बात करें तो 1192 से लेके 3 दृष्टिकोणों में देखते हैं। 1192 से लेके 1206 ईस्वी, और 1206 से लेकर के 1208 ईस्वी, और 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी। इस तरह इसके शासन क्रम को हम लोग 3 कालखंडों में देखते हैं। मेरे मित्र, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन क्रम का क्या प्रतिफल था? पहले खंड को अगर हम लोग देखें तो 1192 से 1206 का सफर, यानी तराइन के दूसरे युद्ध से लेकर मोहम्मद गोरी के मृत्यु तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसा काम किया? सैनिक कार्य के रूप में। किसके रूप में? सैनिक उपलब्धि जानी जाती है। इसकी सैनिक उपलब्धि हमें सैनिक उपलब्धि दिखाई देती है। सैनिक गतिविधियां इसने किया था कब तक? 1192 से लेकर 1206 तक। और यहाँ 1206 से लेकर 1208 तक इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में रहा। मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में इसने कार्य किया। मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में इसने कार्य किया है 1206 से लेकर 1208 तक। और 1208 से लेकर 1210 तक यह स्वतंत्र शासक बना। क्या बना? स्वतंत्र शासक बना। कहाँ का? भारत का। और कहते हैं मेरे मित्र, यही वो सफ़र और यही वो घड़ी है जब ये किसके रूप में गद्दी पे बैठा? सुल्तान के रूप में। सुल्तान के रूप में आसीन हुआ ये, तो वो लास्ट सफ़र था 1208 से 1210 का सफ़र, क्योंकि ये गुलाम है किसका? मोहम्मद गोरी का। और इसकी ये प्रणीतियाँ और ये गतिविधियाँ, ये उपलब्धियाँ इसकी मिलती हैं। जब यहाँ इसको कार्य सौंपा गया था, सैनिक उपलब्धि, यानी सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था किसके? मोहम्मद गोरी के। तो इसी समय मेरे मित्र बताया जाता है कि इसने 1197 ईस्वी में, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इधर शेष बातें, कि इस तरह से 3 कालखंडों में आप ऐबक की गतिविधियां और कारनामे को देख सकते हैं। जब इसे सैनिक कार्य के रूप में इसने अपने कार्यों को अंजाम दिया मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में, मेरे मित्र, जब इसको जिम्मेदारी मिली तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, इसे मोहम्मद गोरी ने यहाँ के शासन का जिम्मा दिया कि बेटा तुम यहाँ के शासन को संभालना। तो इसने मेरे मित्र क्या किया? 1197 में, पहले क्रम को आप याद रखना, वीडियो देखकर बिल्कुल ध्यान रखना, 1197 में इसने क्या किया? आन्हिलवाड़ को लूटा। आन्हिलवाड़ को लूटा। आन्हिलवाड़ क्या है? आन्हिलवाड़ गुजरात की राजधानी है। उस समय गुजरात की राजधानी है। आन्हिलवाड़ को लूटा और साथ में इसी समय आन्हिलवाड़ का जो राजा था भीमदेव को इसने क्या किया? पराजित किया। ये उस समय की बात है जब तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने विश्वास जताया किस पे? कुतुबुद्दीन ऐबक पर। और यही सफर नहीं, 1202 ईस्वी में अगला घटना क्या रहा? तो
अगली सैनिक कार्रवाई रही 1202 ईस्वी में ऐबक ने और क्या सैनिक गतिविधि किया, तो मेरे मित्र 1202 ईस्वी में इसने बुंदेलखंड के शासक परमर्द को पराजित किया। परमर्द देव को इसने क्या किया, पराजित किया। और परमर्द देव को केवल पराजित ही नहीं किया, 1202 ईस्वी में उसने परमर्द देव को पराजित करके अधिकार कर लिया। अधिकार कहाँ कहाँ किया मित्र, महोबा पर अधिकार, कहाँ किया, कालिंजर पर अधिकार, और कहाँ किया, खजुराहो पर। ये वही प्राचीन रमणीय और स्थापत्य की बेहतरीन दुनिया खजुराहो, जो मंदिर स्थापत्य की कला का बाखूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है, कहाँ, खजुराहो पर। ये सभी पे अधिकार कर लिया। और जब वापस आया मोहम्मद गोरी भारत फिर, और उसने देखा कि उसके गुलाम ने उसके दिए हुए साम्राज्य को बिल्कुल विस्तृत कर दिया, उसके विश्वास में और दृढ़ता आ गई और कहा, जियो मेरे लाल, अब तुम ही मेरे आँख के तारे बनोगे और आगे इस साम्राज्य को संचालक तुम ही कर सकते हो। इस तरह से मोहम्मद गोरी का विश्वास भी और बढ़ा, किस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक पर। और ऐबक के जो सफ़र को मैं शुरू करूं तो बात मेरे मित्र शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये मैंने आपको आरंभिक जानकारियां बताई। ऐबक गद्दी पर बैठ गया, और ऐबक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ऐबक के प्रतिद्वंदी, ऐबक के पहली समस्याएं सामने हुई। समस्या क्या सामने आई कि अभी इसके दो सहपाठी गुलाम जीवित हैं, एक तो यल्दौज, दूसरा कुबाचा। ना तो यल्दौज चाहेगा ये गद्दी पे बैठे और ना तो कुबाचा चाहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों मोहम्मद गोरी के गुलाम हैं। पर इन कठिनाइयों को इसने निपटा कैसे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो विरोधी थे, प्रमुख विरोधी, और इसके प्रमुख विरोधियों में इन्होंने अपने क्या किया, प्रमुख विरोधियों को इसने शांत किया। और कैसे शांत किया, तो मेरे मित्र दुनिया में एक ही फार्मूला है, खतरनाक फार्मूला, सबसे खतरनाक फार्मूला है कि सदियों की चल रही दुश्मनी, दुश्मन को परेशान करना हो, कई रिश्ते बिगड़ चुके हों, लड़का रास्ते से भटक चुका हो, तो एक ही फार्मूला है, क्या है, विवाह, वैवाहिक नीति, सबसे सुयोग और बेहतरीन फार्मूला है। और ये लगा, आपका दुश्मन बहुत परेशान करता है, बड़ा तकलीफ करता है, कुछ ना करो, 1 महीना समय देकर दुश्मन के लड़कों का विवाह करा दो। और जैसे वो फंस गया नॉन तेल में, तो फिर मुकदमा का लड़ेगा, खाक। इसने भी कौन संबंध अपनाया, वैवाहिक। इसने पहले, क्योंकि ऐबक जानता था कि मेरी वो प्रतिभा नहीं है, मेरे पास वो स्थिति नहीं है कि मैं यल्दौज और कुबाचा से मुकाबला कर सकूं, तो उसने कहा बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों में तब्दीलियां कर लेते हैं। विवाह बड़ा सटीक फार्मूला है मेरे मित्र, अच्छे को ज्ञान आ जाता है। महावीर को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, विवाह के बाद। गौतम बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, विवाह के बाद। और हजरत मोहम्मद पैगंबर को भी अध्यात्म की जानकारियां कब मिली, मेरे मित्र, विवाह के पश्चात। ये बहुत बड़ा परिणीति बंधन है, यह बिल्कुल चक्षु नेत्र व्यक्ति के खोल देते हैं, और यहीं से ज्ञान की ज्वालाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। तो इसने क्या किया, विरोधियों को शांत करने के लिए कौन सा फार्मूला लगा दिया, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध इसने क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इसके प्रमुख विरोधियों में एक नाम आता है किसका, यल्दौज का, दूसरा नाम आता है किसका, कुबाचा का, और तीसरा नाम आता है, एक नाम और इसी समय वैवाहिक संबंधों में, इल्तुतमिश का। इसने बहरहाल विरोध नहीं किया था, लेकिन आशंका बना था थोड़ा बहुत। इसने, मेरे मित्र, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यल्दौज की बिटिया थी, तो यल्दौज के पास पत्र भेजा, कहा देखिए जनाब, मेरी भी उम्र हो चुकी है, बिटिया की भी उम्र है, तो मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, आप अगर हम ही से हो जाए विवाह तो क्या दिक्कत है। यल्दौज ने पहले तो क्रोधित हुआ, फिर विचार किया कि नहीं है तो योग्य। वो बारात लेकर पहुँचा, आए हम बारात लेके, दुल्हन ले जाएंगे साथ लेके। जो दुश्मन था वो प्रणीत कर गया, किसमें, रिश्तों में। और इसने क्या किया, ऐबक ने यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह किया, यल्दौज की पुत्री से अपना विवाह कर लिया, अपना विवाह किया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कौन ससुर अपने दामाद को मारेगा, बताओ, कोई मारेगा, बिल्कुल नहीं। गजनी से दिल्ली के रिश्ते, लाहौर के रिश्ते मधुर हो गए। अब बिटिया जय बार आएगी, कुछ ना कुछ आएगा, ससुर और दामाद का रिश्ता हो गया। बचा कुबाचा, तो ऐबक की एक बहन थी, खूबसूरत थी, उम्र भी हो चुका था। ऐबक ने कहा कि ऐसा है दीदी, तुमको भी मैं निपटा दूँ, ज़्यादा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भैया, अम्मी जान आई हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐबक ने कहा देखो 3-5 न करो, निकलो, है ना, रिश्ता तुम्हारा लगाए हैं, लड़का बड़ा सुयोग्य है। तो ऐबक ने क्या किया, अपनी बहन का विवाह किया।
अपनी बहन का विवाह कर दिया। किससे? तो बहन का विवाह कर दिया कुबाचा से। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पहले विवाह हुआ था उससे एक पुत्री भी थी, उस पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किससे? इल्तुतमिश से। और इस तरह से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या हुआ मेरे मित्र कि ये देखो, ये इनका क्या बन गया? ससुर बन गया, इनका दामाद बन गया ऐबक। ये ऐबक के ससुर हो गए और ये ऐबक का बहनोई हो गया, ये ऐबक का दामाद हो गया। तो अब कौन बहनोई अपने जीजक मारे, कौन साला अपने जीजक मारेगा, या कौन ससुर अपने दामाद को मारेगा, या कौन दामाद अपने ससुर को मारेगा? बिल्कुल रिश्ते क्या हो गया, एक फीबी गम लगाया पूरा चिपक गया। पूरी शालीनता इसने बरत ली। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। और सफ़र यहाँ से शुरू होता है कि अब इसके जो कठिनाइयाँ थी उसने दूर किया। हम लोग ऐबक के बारे में पढ़ते हैं कि ऐबक जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सॉरी, तुर्की भाषा का मेरे मित्र, तुर्की भाषा का शब्द है। और ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। और ऐबक के बारे में केवल इसकी उपाधियां ही याद रहती हैं, इसकी उपाधियां ही बेहतर मानी जाती हैं। और जब गद्दी पर बैठा इसने तो उपाधि इसकी जो थी वो बड़ी प्रसिद्ध उपाधि थी। पहली, इसे क्या कहा जाता है? ये अजान बहुत बेहतर करता था, कुरान का अजान बेहतर करता था, इसलिए इसे कहते थे कुरान ख्वाह। कुरान को अच्छे स्वर में पढ़ने के कारण इसे क्या कहा जाता था? कुरान ख्वाह। बिल्कुल बेहतर स्वर था, जैसे मोहम्मद रफ़ी का स्वर है, इतना बेहतर स्वर था, इसलिए इसे कुरान ख्वाह कहा गया। इसे पील बख्श भी उपाधि दी गई। पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने के कारण इसे क्या कहा गया? पील बख्श। इसके अलावा मित्र इसे क्या कहा गया? हातिम ताई। हातिम ताई या हातिम द्वितीय, उदारता के कारण ये बहुत अधिक उदार भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके अलावा मेरे मित्र इसे लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया? लाख बख्श। और लाख बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि लाखों का दान करता था। और इसे लाख बख्श कहाँ की जनता ने कहा था? लाहौर की जनता ने। इसने अपनी राजधानी भी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक की राजधानी भी थी लाहौर। लाहौर रावी नदी के तट पर है। लाख बख्श इसे कहा गया। इसके अलावा इसकी अगली उपाधि जो थी मलिक व सिपह सलार, मलिक व सिपह सलार, सिपह सलार, यानी यह मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में गद्दी पर रहा। अपने को सुल्तान आरंभ में अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अभी भी ये गुलाम है, गुलामी से मुक्ति से नहीं मिला है। तो ये उपाधियां ध्यान रखना। कुरान ख्वाह, अच्छे स्वर में कुरान पढ़ने के कारण, पील बख्श हाथियों का दान करने के कारण, हातिम ताई उदारता के कारण, लाख बख्श लाखों का दान किया है। कहाँ? लाहौर में, इसलिए लाहौर की जनता ने इसे कहा लाख बख्श। और मलिक व सिपह सलार यानी प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहा है। किसका? मोहम्मद गोरी का। मेरे मित्र मध्यकाल में दो ही शासक हैं ऐसे जो दान के कारण प्रसिद्ध है। एक नाम लाख बख्श किसे कहा गया? ऐबक को। कहाँ की जनता ने? लाहौर को। और दूसरा बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर को क्या कहा गया? कलंदर। एक गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर, शाम को सुनिए, सूफी मिजाज का गाना है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो कलंदर किसे कहा गया? बाबर को। और कहाँ की जनता ने कहा? काबुल की। तो मध्यकाल में कहा जाता है जो व्यक्ति मध्यकाल में अधिक दान करता था उसे अपने युग का ऐबक कहा जाता है। ये इसकी क्या थी? उपाधियां। इससे आगे की अगर हम लोग बातों को जानें तो मेरे मित्र अब कहानी शुरू होती है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के परिणतियों की कहानी और इसके आगे मार्ग प्रशस्त होने की। क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब यह इसके सर से गुलामी की बेड़ियों का जंजीर अब तोड़ दिया जाएगा। कहते हैं मोहम्मद गोरी मरने से पहले अपने भाई के माध्यम से इसे पत्र दिया था कि इसे गुलामी से मुक्त कर दिया जाए, पर साहब उसने आते आते बड़े देर कर दी। और आते आते देर करने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति कब मिली? 1208 में इसे दास्ता से मुक्त किया गया, दास्ता से मुक्ति मिली। और ये मुक्ति पत्र किसने दिया था? मोहम्मद गोरी ने। पर इसे प्राप्त होते होते बड़ा समय लग गया। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है मित्र, इसे हम लोग संस्थापक मानते हैं। पहले तो देखो किस वंश का? गुलाम वंश का। दूसरा इसे संस्थापक मानते हैं किसे? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है, इसलिए दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक मानते हैं। और जैसे गुलामी से इसे मुक्ति मिली तो उसी के बाद में मेरे मित्र इसे इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहा है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे कहा गया है? तो पहला सुल्तान माना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह सवाल पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ स्थापत्य कराया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। उस समय शासन क्रम किसका था? मोहम्मद गोरी का, जिसमें इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या रखा था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, नींव रखी। और ये नींव कब रखी थी इसने? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी 1199 ईस्वी में। पर 1210 में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कुतुब मीनार के बारे में आगे से इस कार्य ना कर पाया। विश्व की सबसे ऊंची मीनार का नाम क्या है? कुतुब मीनार। और ये नींव कहाँ रखी थी? दिल्ली। पहला ही मंजिला बनवाया था। कि हुआ क्या, उस समय और घड़ी अब करीब आ चुकी है जब इल्तुतमिश का सफ़रनामा बिल्कुल यहाँ पर सुपुर्दे खाक होने को तैयार है। और मेरे मित्र 1210 का वो समय है जब पोलो या चौगान खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसे दफनाया कहाँ गया? तो इसे दफनाया गया लाहौर में। इसलिए इसका मकबरा भी कहाँ है? तो इसका मकबरा भी है लाहौर में। इसकी राजधानी भी क्या थी? लाहौर में। और इसके मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। मेरे मित्र, इतिहास में मध्यकाल में ध्यान में रखना, गिरकर मरने वाले 2 शासक, एक का नाम है ऐबक, दूसरे का नाम हुमायूं। ऐबक गिरकर मरा घोड़े से और हुमायूं गिरकर मरा सीढ़ियों से। तो गिरकर मरने वाले 2 शासक। ऐबक की जहाँ तक हम लोगों ने इन प्रणीतियों की कहानियों को पढ़ा, वहीं दूसरी तरफ मेरे मित्र यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान निवास करते थे। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये विद्वता की श्रेष्ठता का सूचक भी माना जाता है कि एक गुलाम होते हुए विद्वानों को आश्रय दे रहा है। ये इसकी बेहतर तालीम का नतीजा था। तो ऐबक के दरबार के जो विद्वान थे, इसके दरबार के विद्वान, उन विद्वानों में 2 नाम आता है। एक नाम आता है मेरे मित्र हसन निजामी, एक नाम आता है हसन निजामी और दूसरा आता है फ़क्र मुदब्बिर। फ़क्र ए मुदब्बिर। ये 2 विद्वान थे किसके दरबार के? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करते थे, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। जिसमें हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा था। इनका ग्रंथ था ताजुल मासिर। और फ़क्र मुदब्बिर ने लिखा था आदाब ये हर्ब, या एक ग्रंथ और था अल सुजाता। ये 2 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। और ये दोनों विद्वान किसके दरबार के थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार थे। और इस तरह से ऐबक की मृत्यु हुई। और जैसे ऐबक की मृत्यु हुई मेरे मित्रों, तो गद्दी पर बैठाया किसे गया? आराम शाह को। यहाँ इतिहासकारों में लेके बड़ा मतैक और बड़ा विवाद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग दृष्टांत देते हैं। कुछ कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई संतान नहीं थी, कुछ कहते थी। पर हम लोगों को इस विवाद में लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं। तो ऐबक के बाद में सहमति यही बनती, उसका बेटा था आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा 1210 में। उसके गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में आतंक फैल गया। और जो भी राजा, जो भी प्रांत अभी तक दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन्होंने स्वतंत्रता अनाउंस करना शुरू किया। और इतने में ये हुआ कि दिल्ली में मत्स्य न्याय का बोलबाला आ चुका। और दिल्ली के तुर्क अमीरों की एक अलग प्रणीतियाँ और कहानियों की सुगबुगाहट शुरू होती कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का शासन शुरू हुआ यहाँ पर। इतने में लगा कि दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल विनाश हो जाएगा। ऐसे में कुछ तुर्क अमीरों ने आग्रह किया, किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश से कि श्रीमान आप आइए। आमंत्रित किया दिल्ली की धरा भूमि पर कि आप आइए, नहीं तो दिल्ली की सल्तनत अब बिल्कुल समाप्त होने वाली है। और ऐसे में कदम रखा किसने? इल्तुतमिश ने आराम शाह को पदस्थ किया और इल्तुतमिश पदासीन हुआ। अब कल हम लोग शेष कल कहानियाँ बात करते हैं इस दिल्ली सल्तनत के वास्तविक हीरो इल्तुतमिश की वीर गाथाओं के बारे में, कि एक गुलाम के रूप में अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर तालीम से लेकर के युद्ध कौशल में निपुणता दिखा करके शासन पर आसीन होने वाले इस गुलाम की दास्तान को सफ़र हम लोग कल जारी रखेंगे। और उम्मीद करते हैं आप पिछला पूरा वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो भी देखेंगे और अपने हित मित्रों को बताइए। और बिल्कुल मैं पीपीटी मॉडल पे नहीं मेरे मित्र, हम लोगों का पूरा प्रयास है, इस चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास यही है कि आपको सुनियोजित, सुसंगठित और बिल्कुल प्रामाणिक रूप से तथ्यों को दिलाया जाए। आप मेरे साथ रहिए और अपना
कॉपी रखिए और नोट्स साथ साथ बनाइए। बिल्कुल विश्वास कीजिए, ये बिल्कुल रामबाण सुरमा है। एक बार आंखों में लगाइए, चैतन्य हो जाए, इतिहास के सारी तकलीफ़ों को मैं दूर कर दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।